हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें दो केसेस होते हैं, उसमें से एक केस हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट जैसा कि आपको पता है कि किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, एंड प्रॉफमैन आपको अपने वीडियोस में वो सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इसकी अगर डेफिनेशन से जाएं तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को जब हम स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। देखिए, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस यानी ये मैंने माइनस क्यू ले रखा है और यहाँ पे मैंने प्लस क्यू ले रखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है मतलब इक्वल है। दोनों के साइन ऑपोजिट है, इसका मतलब ये ऑपोजिट चार्जेस हैं। इनको अगर मैंने किसी डिस्टेंस डी से सेपरेट कर दिया, ठीक है, तो ये जो चीज बनी है इसको हम क्या बोलेंगे? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। अब जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम एक क्वांटिटी लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स के केस में। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी यहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड उठा लिया यानी कि क्यू, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है? डी। तो डाइपोल मोमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू इंटू डी। अब देखो इसकी एसआई यूनिट भी बहुत इजीली पता लग जाएगी। क्यू, क्यू यानी कि चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम, और डी यानी डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होती है? कूलॉम मीटर, जिसको हम कैपिटल सी और स्मॉल एम के साथ लिखते हैं। कैपिटल सी रिप्रेजेंट करता है कूलॉम को, एंड स्मॉल एम मीटर को। और एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि ये जो डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो अगर इस डाइपोल के केस में जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, मैं आपसे पूछूं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी टुवर्ड्स राइट होगा। अब इस आने वाले डेरिवेशन को समझने के लिए एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लिया मैंने दो पॉइंट चार्ज ले रखे हैं अलग अलग। एक ये ले रखा है मैंने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू, और एक ये ले रखा है नेगेटिव पॉइंट चार्ज क्यू। और इन दोनों से ही आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, और मुझे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो दोनों ही केसेस में, यानी अगर कोई भी पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और उससे आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए दोनों जगह ही मैंने मैग्नीट्यूड क्या लिखा है? क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और यहाँ पे भी क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करता है। तो फिर क्या डिपेंड करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें यहाँ पर दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है ये होता है रेडियली आउटवर्ड। यानी ये चार्ज है, इस पॉइंट पी के लिए रेडियली अगर आउटवर्ड हम जाएंगे तो जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो देखिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बना रखा है? अवे फ्रॉम द चार्ज। एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड का मतलब क्या है कि अगर मैं इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए देखूं, तो रेडियली इनवर्ड का मतलब ये हुआ कि टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो अब आपको समझ में आ गया है कि कोई भी अगर पॉइंट चार्ज क्यू है उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है क्यू अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, यानी कि हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। एंड नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इसका डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स द चार्ज या फिर रेडियली इनवर्ड। अब इन दोनों चीजों को समझने के बाद आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के लिए। इसमें दो केसेस होते हैं, इस लेक्चर में हम सिर्फ केस वन डिस्कस करेंगे जिसपे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं किसी एक्सियल पॉइंट पर। अब एक्सियल पॉइंट कहाँ पे लाई करता है? ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। डाइपोल की जो लाइन ज्वाइनिंग है ना उसी पे लाई करता है। अभी देखो मैं समझाता हूँ। इसको समझने के लिए हमने क्या किया? एक डाइपोल ले लिया, देखिए नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। और इस केस में डाइपोल में दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मैंने डी ना लेकर क्या लिया है? टू ए लिया है फॉर सम रीजन। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, आपको खुद ही दिख जाएगा। तो बेसिकली मैंने डाइपोल में दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस डी ना लेके क्या लिया है? टू ए लिया है। तो अब जब मैंने इस डाइपोल को हाफ में डिवाइड किया तो मैं लिख सकता हूँ कि आधी लेंथ ए है और आधी लेंथ ए है। तो टोटल ऐड होके के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टू ए हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उसका डिस्टेंस हमेशा हम सेंटर ऑफ द डाइपोल से लेते हैं। तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से लेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी, इसलिए हमने टू ए लिया सो दैट हम आधे आधे को ए और ए मान सकें। अब देखो ये है आपकी डाइपोल की लाइन।
इसी लाइन पर बाहर की तरफ या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में कोई भी अगर पॉइंट होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इस एक्सियल पॉइंट को मैंने क्या मार्क कर रखा है, पी मार्क कर रखा है। और मुझे इस एक्सियल पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेसिकली ये बना किससे है, दो चार्जेस से ही तो बना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पर दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और उनका रिजल्टेंट निकाल देंगे। यानी कि हम उस पे वेक्टर्स अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये है पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, अभी मैंने आपको बताया था, वो होता है अवे फ्रॉम द चार्ज या रेडियली आउटवर्ड। तो इसलिए मैंने उसको किधर बना दिया, टुवर्ड्स राइट, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इधर बना दिया और इसको क्या लिख दिया, ई प्लस क्यू लिख दिया। ठीक है। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली इनवर्ड या टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर मैं टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज बोलूंगा तो इधर जो डायरेक्शन में बनाऊंगा वो किधर बनाऊंगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट। और इसे मैंने क्या लिख दिया, ई माइनस क्यू। अब देखो इस पॉइंट पर दो वेक्टर्स हैं, एक ये और एक ये। अगर मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए और दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगर मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए तो मैं बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब बड़ा वेक्टर कौन सा होगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज Q इस पॉइंट P के ज्यादा पास है, इसलिए इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो E प्लस क्यू बड़ा है और E माइनस क्यू छोटा है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो E नेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, बड़े वाले में से यानी E प्लस क्यू में से मैं E माइनस क्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो मैंने वही लिखा है, E प्लस क्यू में से मैंने E माइनस क्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जो नेट डायरेक्शन आएगा वो हमेशा बड़े के डायरेक्शन में ही आएगा। तो जो ई नेट का एग्जैक्टली फाइनल डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा, बड़े वाले यानी कि ई प्लस क्यू के डायरेक्शन में, यानी टूवर्ड्स राइट आएगा। ठीक है। तो अभी हमने ई नेट इजिकल टू ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू लिखा। अब जरा इनकी वैल्यूज डालते हैं। ई प्लस क्यू क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिख दिया। अब इसका इस पॉइंट पी से डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये यहां से यहां तक ये कितना है, आर है। और यहां से यहां तक क्या है, ए है। अगर इस पूरे डिस्टेंस में से मैं इतने डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी इस आर में से अगर मैं ए को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्यू से पी तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यानी इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट एक्सेल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आर माइनस ए। तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। फिर मैं डालूंगा ई माइनस क्यू की वैल्यू। ई माइनस क्यू क्या है, इस नेगेटिव चार्ज क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। इस टोटल डिस्टेंस को निकालने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस यानी ए, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, आर। तो अगर मैं ए में इस पूरे डिस्टेंस आर को ऐड कर दूंगा, ये देखो ये ए है और ये आर है, तो इस नेगेटिव चार्ज क्यू से पी तक का टोटल डिस्टेंस मिल रहा है। यानी आर प्लस ए का होल स्क्वायर मैं नीचे लिख सकता हूँ। क्यू अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है, ये आर और ये ए, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे रख दी है। अब सिंपल मैथ्स लगने वाली है। क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है तो मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर बचा वन अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, नेगेटिव साइन, और यहाँ पर बचा वन अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसके बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये इधर ऊपर चला जाएगा, ये इधर ऊपर चला जाएगा और नीचे की दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अगर इसको मैंने ऊपर भेजा तो क्या बचा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस लगाया, अब इसको इधर ऊपर भेज दिया तो बचा ब्रैकेट में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो देखो क्या होगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए लिखा और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्टेप में आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई। अब देखो, ऊपर अगर इस न्यूमरेटर को मैं सॉल्व करूं तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए और ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करिए, जो जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करिए, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, फोर ए आर मिल जाएगा। बट जो ज्यादा स्मार्ट लोग हैं जैसे कि हम लोग, हम क्या कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है,
फोर ए बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ए प्लस बी यानी आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, सेम टाइप का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पर जो आर है वो ए की तरह बिहेव कर रहा है और ये जो स्मॉल ए है ये बी की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, फोर ए बी यानी कि फोर आर इंटू ए। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, फोर ए आर लिख सकते हैं। बट अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आता है तो आप इसको एक्सपैंड करके कैंसिल वैंसिल करोगे तब भी अपने आप क्या आ जाएगा, फोर ए आर ही आ जाएगा। तो अब मुझे ई नेट मिला क्यू ओपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फोर ए आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये होल स्क्वायर बाहर था ही। अब ये जो ऊपर इसका न्यूमरेटर है ना, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखेंगे सो दैट हम कुछ यूजफुल क्वांटिटीज निकाल पाए। तो Q लिखा और इस फोर ए में से मैंने टू ए बाहर निकाल लिया। तो Q इंटू टू ए को एक ब्रैकेट में डाला। अब फोर ए में से आपने टू ए बाहर निकाल लिया तो सिर्फ एक टू बचा और एक ये जो R है वो तो यहाँ पे बचा ही। देखो ये दोनों सेम ही चीज लिखी है, Q इंटू फोर ए इंटू आर। ठीक है, इसको बस ये मैंने डिफरेंटली इस तरीके से लिखा क्योंकि देखो Q इंटू टू ए यहाँ पर एक क्वांटिटी बन जाएगी। क्या, Q है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और टू है दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस यानी कि काइंड ऑफ डी। तो Q इंटू डी क्या होता था, डाइपोल मोमेंट होता था। तो यहाँ पे Q इंटू टू ए क्या हो जाएगा, उसको हम डाइपोल मोमेंट P लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसकी जगह हम लिख देंगे P इंटू टू इंटू आर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वो मैंने यहाँ पे किया भी है, देखिए Q इंटू टू ए को मैंने क्या लिख दिया, P। तो अब ई नेट क्या बन गया, टू पी आर पी इंटू टू इंटू आर यानी टू पी आर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इस तरीके से हमने एक एक्सियल पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डिराइव कर लिया है। बट अब आप लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, अगर आपने पीछे के सारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता है कि अगर आप सिर्फ यहीं तक छोड़ देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को निकाल के नहीं छोड़ सकते, हमें उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन को जरा समझने के लिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ई प्लस क्यू की साइड में, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट पी पर टुवर्ड्स राइट है। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैंने आपको बताया था नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यानी ये भी टुवर्ड्स राइट है। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, कब, एक्सियल पॉइंट के केस में। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एज वी कैन सी दैट फॉर एन एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो सिंपली मैं ई और पी के ऊपर क्या लगा दूंगा, वेक्टर साइन लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो मुझे यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ता, बट दोनों सेम डायरेक्शन में तो मैंने सिंपली क्या किया, ई और पी दोनों पर वेक्टर साइन लगा दिया। तो देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है। और उसके बाद ये भी हमें लिखना पड़ेगा इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें ना कभी कभी एक स्पेशल केस भी डिस्कस होता है। स्पेशल केस का मतलब हम ये देखेंगे कि जो भी हमने डिराइव किया है इसमें ही अगर मैं एक शॉर्ट डाइपोल की बात करूं तो क्या होगा। शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये नहीं है कि डाइपोल का साइज बहुत छोटा है। शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये होता है कि डाइपोल का रिलेटिव साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ एक्सियल पॉइंट। मतलब ये है कि ये डाइपोल कितना भी बड़ा हो बट ये डिस्टेंस आर जो है ये इस डाइपोल के साइज से अगर बहुत बड़ा है तो हम बोलेंगे कि डाइपोल जो है वो रिलेटिवली शॉर्ट है। तो फॉर अ शॉर्ट डाइपोल हम क्या बोलते हैं, आर जो है वो डाइपोल के साइज से काफी बड़ा है, इसलिए मैंने डबल ग्रेटर देन का साइन लगाया है। ठीक है। अब मैथ्स में देखिए क्या होता है कि जब कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी से काफी ज्यादा बड़ी होती है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में हम छोटी क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूं वन प्लस पॉइंट जीरो 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 वन, इसको हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन पॉइंट जीरो 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 वन लिख सकते हैं। और वन पॉइंट जीरो जीरो वन या वन पॉइंट जीरो 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 वन ये इतनी छोटी क्वांटिटी है कि इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, वन ही लिख सकते हैं। मतलब वन के साथ अगर मैं पॉइंट जीरो 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 वन को ऐड भी कर रहा हूं तो मैं चाहूं तो उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, छोटी वाली क्वांटिटी यानी पॉइंट जीरो 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 वन को। तो वही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं क्योंकि आर जो है वो ए से बहुत बड़ा है। तो देखो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि आर ए से बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर भी ए स्क्वायर से काफी बड़ा होगा। तो ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये साइन लगाया। इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो अगर मैं ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर मैंने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लगाया है
तो ये बन जाएगा आर की पावर 4। यानी कि शॉर्ट डाइपोल के लिए इस वाले फॉर्मूले में हम क्या लिख सकते हैं, 2p r/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर शॉर्ट डाइपोल, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आर की पावर 4। अब एक आर और एक आर ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर अ शॉर्ट डाइपोल वो मुझे मिल गई है 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और दोनों ही ई और पी पर वेक्टर लगाए जो ये बताते हैं कि ई और पी सेम डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब पॉजिटिव साइन है, और पॉजिटिव का मतलब ई और पी सेम डायरेक्शन में है। तो आई होप आपको डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मोमेंट की वजह से कैसे हमको डायरेक्शन वगैरह निकालना होता है, इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें बहुत अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। और आपको पता है रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको रिवाइज करना है और वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाने हैं। और अगर आपको ये वीडियोस जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ क्रैश कोर्स के फॉर्म में, क्विक वीडियोस होते हैं आपकी क्विक लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर जरूर करिएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में मैंने आपको केस 1 बताया है, एक एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड तब तक के लिए प्रॉफमेंसेस बाय।